Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav and on today I will discuss these topics from current affairs. आज के Pre-Secure में पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का। एक डिजिटल लाइब्रेरी जिसमें ना सिर्फ भारत के ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट किया जाएगा बल्कि इसके साथ ही हम अपने दूसरे देशों के साथ अपने सॉफ्ट रिलेशंस को, अपने सॉफ्ट पावर को और स्ट्रेंथन कर पाएंगे। द सेकेंड टॉपिक वुड बी रिलेटेड टू इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जिसको रिसेंटली February 21 को ऑब्जर्व किया गया। अब एग्जामिनेशन यूपीएससी एपीएससी के परस्पेक्टिव से और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो आज मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। थर्ड वुड बी अबाउट बाफ्टा अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड से रिलेटेड, ठीक है। बाफ्टा अवार्ड हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि बाफ्टा जहां पर मणिपुर इंडिया से के बैकग्राउंड पर बनी एक फिल्म बूंग को सम्मानित किया गया है, अवार्ड दिया गया है। अब ये हमारे हम सब भारतवासियों के लिए प्राउड का मोमेंट तो है, बूंग मूवी, राइट। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव अबाउट बाफ्टा अवार्ड, बूम मूवी के बारे में हमें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या जानना चाहिए वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। फिर हम चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी के बारे में बात करेंगे जिनका इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन था और रिसेंटली अभी ये फिर से न्यूज में रहे हैं। The last topic would be national monetization pipeline and its relevance related to economic development in the country। और फिर कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और आज के लिए नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। So come to the very first topic, the traditional knowledge digital library। Traditional knowledge digital library। आप ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी से रिलेटेड एक अपडेट देख सकते हो पीआईबी का। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये अपडेट है जहां पे इंडिया और ब्राजील के रिलेशंस ना काफी इंप्रूव हो रहे हैं क्योंकि इंडिया ब्राजील दोनों के ऊपर यूएसए ने टैरिफ लगाया था, जोरदार टैरिफ। तो तब से हमने डिसाइड किया कि लैटिन अमेरिका ये जो नेशंस है ना, हम इसके साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया एंड ब्राजील ने ट्रेडिशनल नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। पहला स्टेटमेंट क्या, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च that is CSIR and the Ministry of आयुष, कि ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड CSIR के साथ मिलकर साइन किया गया एक इनिशिएटिव है जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे आप ऐसे मत कंफ्यूज कीजिएगा कि सर यहाँ तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बोल रहे हैं सर कि स्टेटमेंट वो भी करेक्ट है। तो माय डियर देखो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये CSIR का काम देखेगी और बाकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है जो आयुर्वेद में छिपा है, सिद्धा में, यूनानी में, होम्योपैथी में छिपा है, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष देखने का काम करता है। इस तरह से ये दोनों मिनिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व होती है ना। सो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा क्या, टू प्रिवेंट द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ इंडियन नॉलेज हेरिटेज द डेटाबेस इज मेंटेन्ड एक्सक्लूसिवली इन नेटिव इंडियन लैंग्वेजेज। एक्चुअली रॉन्ग, डाटाबेस जो है ना वो सिर्फ नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस में नहीं मेंटेन किया गया है। यहाँ पे ये ध्यान रखा गया है कि इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस का यूज किया जाए, पर इसके अलावा बाकी लैंग्वेजेस में भी इंडियन नॉलेज हेरिटेज सिस्टम को प्रिजर्व करके रखा गया है सो दैट कल को हम अगर किसी नेशंस के साथ शेयर करने के टाइम में नॉन डिस्क्लोजिंग एग्रीमेंट वगैरह साइन किए जाएंगे, पर जब शेयर करें तो वो भी इंडिया के नॉलेज हेरिटेज से फायदा उठा सके, हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथन हो सके। सो नॉट जस्ट इन इंडियन लैंग्वेजेस। ओके, सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड, एक्सेस टू द टीकेडीएल बोले तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी database is provided to global patent offices। जैसे अब हम ब्राजील के साथ शेयर करेंगे स्ट्रिक्टली थ्रू नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ये बिल्कुल सही है कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के थ्रू ही ये सारे डेटाबेस शेयर किए जाएंगे। ओके, सो 1 and 3 आर करेक्ट। हमें पूछ रहा था हाउ मेनी आर करेक्ट, आंसर हमारा क्या होगा, ओनली 2 बिकॉज 2 स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। सो नेशनल ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की बात की जाए तो 2001 में CSIR इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिलकर इस लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश करती है जिसका मेन टारगेट था ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को बचाना, उससे रिलेटेड पेटेंट्स। कई बार क्या होता है इंडिया में ना पेटेंट फाइलिंग एक बड़ा ट्रेडिशन फैशन चला हुआ है क्योंकि पेटेंट फाइलिंग के लिए भी सरकार पैसा देती है, भले वो पेटेंट आपका अप्रूव हो चाहे नहीं हो बट पेटेंट फाइलिंग के लिए भी पैसा मिल जाता है। और कई बार इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो हमारे ट्राइबल सोसाइटी के बीच में है, हमारी इंडिजीनियस कम्युनिटी के बीच में है, उसको बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइल करने की कोशिश करती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी स्टार्ट किया गया। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया, 2001 में, बाय यूजिंग CSIR एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन दोनों के एक्सपर्टाइज को यूज करके। तो यहाँ पे दो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई, CSIR की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज को मेंटेन करने का काम करेगी।
चलिए, अब हम ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करें तो भारत का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है मेडिसिन के सेक्टर में, वो आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा, योगा, इन सबसे रिलेटेड है ना। योग इज इटसेल्फ अ फिलॉसफी। ट्रेडिशनल नॉलेज तो यहाँ पर छिपा हुआ ही है। ये जो लाइब्रेरी बनाई जाएगी इसमें नेटिव लैंग्वेजेस के साथ साथ इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज एंड स्पेनिश लैंग्वेज यूज किया गया है। अब जब हम ब्राजील के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो हो सकता है हम ब्राजील में भी जो लैंग्वेज बोली जाती है, बाय द वे विच लैंग्वेज इज बीइंग स्पोकन इन ब्राजील, ये जरा तुम ढूंढ कर मुझे बताओ, तो वो लैंग्वेज भी इंक्लूड किया जाएगा आगे जाकर। इससे ब्राजील के साथ ब्राजील में भी जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है हम उसको भी एक्सेस कर पाएंगे और अपने ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ब्राजील के साथ शेयर कर पाएंगे। ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल मदर डे। आप यहाँ पे यूनेस्को का अपडेट देख सकते हो दैट इंटरनेशनल मदर डे विच वाज ऑब्जर्व्ड ऑन February 21। यूनेस्को क्या बोल रहा है कि भैया हम डिफरेंट इंडिजीनियस पीपल के मदर लैंग्वेज को, मदर टंग को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। So, पहला स्टेटमेंट, द ग्लोबल ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस डे वाज इनिशियली proposed by बांग्लादेश एंड फॉर्मली डिक्लेयर्ड by यूनेस्को। अब भारत और बांग्लादेश के रिलेशन भले अभी उतने ज्यादा अच्छे ना रहे हो, पर बांग्लादेश जब जब करंट अफेयर्स में रहेगा तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा या बाकी स्टेट पीसीएस के लिए। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि इस चीज को प्रपोज किया था बांग्लादेश में। एक्चुअली ये उनके ना बांग्ला मूवमेंट से रिलेटेड है, आज मैं बताऊंगा तुम्हें अभी। सो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को प्रपोज करने का काम बांग्लादेश ने किया। फॉर्मली डिक्लेरेशन ऑब्वियसली यूनेस्को करता है। पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या, करेंटली लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड वल्नरेबल और एट रिस्क ऑफ डिसअपियरिंग। एक्चुअली रॉन्ग, 10% नहीं, लगभग 40% वर्ल्ड के लैंग्वेजेस वल्नरेबल है। मतलब 40% जो इंडिजीनियस लैंग्वेजेज हैं, नेटिव लैंग्वेजेज हैं, उनके बारे में ये देखा जा रहा है कि दे आर वल्नरेबल। पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंग्लिश, है ना। ये इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश इंग्लिश खाएंगे, इंग्लिश पिएंगे, इंग्लिश रहेंगे, इंग्लिश, अंदर से भले इंडियन हो बट इंग्लिश इंग्लिश दिखाने के चक्कर में लोग अपने नेटिव लैंग्वेजेस को भूलते जा रहे हैं। तो 40% से ज्यादा नेटिव लैंग्वेजेस ना वल्नरेबल है अभी। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। आंसर क्या होगा, ट्रू ओनली। ठीक है, चलिए। सो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की बात करें तो February 21 को पूरे दुनिया में लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाया जाता है। लुकिंग टुवर्ड्स दिस कंसर्न कि 40% लैंग्वेज वल्नरेबल है, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसके ओरिजिन की हम बात करें तो ये 1952 के बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट से ओरिजिन होता है। ऐसा माना जाता है कि जब बांग्लादेश में 1952 में, तभी बांग्लादेश नहीं, तभी ऑब्वियसली ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पे बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो बांग्लादेश या तभी के ईस्ट पाकिस्तान में ये जो बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर वहां पर स्टूडेंट्स ने अपने मदर टंग बांग्ला को, जो बांग्लादेश में बोली जाती है, थोड़ी सी डिफरेंट है वेस्ट बंगाल में बोली जाने वाली बंगाली या बांग्ला से, उसको कॉमेमोरेट किया गया यूनेस्को की इस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे से February 21 में। बांग्लादेश ने इसको प्रपोज किया था, यूनेस्को ने 1999 में फॉर्मली एक्सेप्ट किया और 2000 से 2000 से हम लोग 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाते हैं। अब वैलेंटाइंस डे कब मनाते हैं ये तो तुम्हारे एकदम दिमाग में घुस गया होगा ना, वो भूल भले जाओ, लेकिन ये मत भूलना करंट अफेयर्स के लिए कि वैलेंटाइंस डे के 7 दिनों के बाद हम क्या मनाते हैं। इस साल के थीम की बात करें तो 2026 का थीम था यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में यूथ का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। ये इस साल का थीम बनाया गया था 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुरी लैंग्वेज एंड बाफ्टा अवार्ड और बूम मूवी के बारे में, बिकॉज ये रही हमारी मूवी बूम जिसको कि बाफ्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, द फर्स्ट मूवी फ्रॉम इंडिया विच हैज वॉन द प्रेस्टिजियस बाफ्टा अवार्ड। सो पहला स्टेटमेंट क्या, द फिल्म बूम was directed by Farhan Akhtar and won the BAFTA award for best children's and family film. It won best BAFTA award, it won the BAFTA award for best children and family film, पर इसको डायरेक्ट फरहान अख्तर साहब ने नहीं किया। फरहान अख्तर ने लक्ष्य मूवी डायरेक्ट की है, बड़ी बढ़िया मूवी है। फरहान अख्तर इसके प्रोड्यूसर थे। एक्चुअली डायरेक्ट करने का काम मणिपुर से ही निकल कर आने वाली हमारी एक फिल्म डायरेक्टर लक्ष्मी प्रिया देवी जी ने किया है। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या, द मणिपुरी लैंग्वेज वाज फॉर्मली एडेड टू द 8th शेड्यूल, वैसे ऐड तो किया गया है, थ्रू द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ना भैया ना, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नहीं। तुम मुझे बताओ कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या ऐड किया गया था। ये तुम्हारे लिए आज का एक पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमारा आंसर क्या होगा, डी, नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि इसको मणिपुरी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ईयर भले 1992 था बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 92nd नहीं था।
वो कौन सा था वो तो मुझे बताओगे। बाफ्टा अवार्ड की बात करें तो इसको 1947 में स्टैब्लिश किया गया, जिसे ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के नाम से जाना जाता है ना। इसका जो नोमेनक्लेचर है 1976 के इस नाम से जाना जाता है। हम धूम मूवी की बात करें तो इसे मणिपुरी लैंग्वेजेस में डायरेक्ट किया गया है। कहानी भी लक्ष्मी प्रिया देवी जी ने मणिपुर से ही उठाई है, जहां पे एक बच्चा अपने पिता की खोज में निकलता है और फिर अपनी जिंदगी के नए आयाम तलाशता है। इसको प्रोड्यूस करने का काम एक्सेल एंटरटेनमेंट के अंदर फरहान अख्तर एंड रितेश सिद्धवानी ने किया है। बाकी इस फिल्म के जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है। हम मणिपुरी लैंग्वेजेस की बात करें तो इट इज वन ऑफ द 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल, जिसको 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 344(1) एंड 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल, की मतलब मणिपुरी और उसके अलावा बाकी जो 21 लैंग्वेजेस हैं इनका किस तरह से इन लैंग्वेजेस को सपोर्ट मिलेगा, इसके बारे में 344 एंड 351 में प्रोविजंस हैं। ठीक है। मणिपुरी लैंग्वेज की हम ओरिजिन की बात करें तो इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली। इसको सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, उसके पार्ट के रूप में। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सी राजागोपालाचारी। आप यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब साहिबा को देख सकते हैं और साथ में ये जो बस्ट है ये है सी राजागोपालाचारी का। और ये बस्ट ना एक्चुअली में कॉलोनियल माइंडसेट को दूर करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया है। खैर कॉलोनियल माइंडसेट कितना दूर होगा वो पता नहीं, पर यहाँ पे एक पर्सन का नाम लिखा हुआ है एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस वाज द पर्सन हु एक्चुअली डिजाइन्ड द बिल्डिंग्स ऑफ न्यू दिल्ली। इवन जो राष्ट्रपति भवन है या जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो भी एडवर्ड लुटियंस का ही डिजाइन किया हुआ था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम में कई ऐसे ब्रिटिश थे या यूरोपियंस थे जिन्होंने नई दिल्ली या फिर चंडीगढ़ को भी प्लान किया था। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम मुझे उस आर्किटेक्ट का नाम बताओगे जिसने चंडीगढ़ सिटी को प्लान किया और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। ठीक है, चलिए। पहला स्टेटमेंट क्या सी राजागोपालाचारी के बारे में। ड्यूरिंग द सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मार्च फ्रॉम त्रिची टू वेदारण्यम ऑन द तंजौर कोस्ट। ये देखिए करेक्ट है। तंजौर कोस्ट में मतलब तमिलनाडु कोस्ट में सॉल्ट सत्याग्रह या सॉल्ट मार्च को लीड करने का काम सी राजागोपालाचारी ने किया था। ये वही सॉल्ट मार्च है जो गांधी जी ने साबरमती से निकलकर दांडी मार्च तक किया था, दांडी तक किया था, उसको फिर यहाँ पर तमिलनाडु कोस्ट में करने का काम राजागोपालाचारी जी ने किया। Though he strongly disagreed with Mahatma Gandhi regarding the initiation of the Quit India movement. क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में महात्मा गांधी से ही इनके विचार नहीं मिल रहे थे। सो याद रखिएगा कि व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ऑन गोइंग इन इंडिया देन चक्रवर्ती राजागोपालाचारी वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, है ना। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, बी आर अम्बेडकर, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। Third statement, he founded the Swatantra Party in 1959 to actively support and propagate the socialist and economic policies of Pandit Jawaharlal Nehru. Actually wrong. स्वतंत्र पार्टी स्टेब्लिश तो इन्होंने जरूर किया है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के सोशलिस्ट पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं। एक्चुअली देखो क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद ना इनके रिलेशंस पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उतने अच्छे नहीं रहे, धीरे धीरे डिटोरेट हुए, स्पेशली हिंदी लैंग्वेज को लेकर भी और बाकी कई चीजों को लेकर। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, राजा गोपालाचारी उसके बड़े क्रिटिक थे। उनका कहना था कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी भारत में नहीं चलेगी। सो स्वतंत्र पार्टी एक्चुअली में अपोज कर रही थी जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, यहाँ पे बस 1 and 2 करेक्ट था, आंसर क्या होगा सी 1 and 2 ओनली। बाकी चक्रवर्ती राजागोपालाचारी के बारे में यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन है, हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में भी इनके बारे में पढ़ते हैं, कई बार तुम्हें मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस में भी बताया है, आप उन क्लासेस को भी रेफर कर सकते हो उसके लिए। राइट, राजा गोपालाचारी फॉर्मूला ये भी मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द टाइम जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, राजा गोपालाचारी जेल से बाहर थे क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के पार्ट नहीं है, और वो मुस्लिम लीग के पास गए थे एक प्लेबिसाइट के लिए। इसको माना जाता है दैट दिस वाज द टाइम व्हेन राजा गोपालाचारी, व्हेन एमके गांधी जिन्होंने इस राजा जी फॉर्मूला को या सीआर प्लान को अप्रूव किया था, एंड कांग्रेस हैज एक्सेप्टेड दैट कंट्री वुड बी डिवाइडेड। इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया था कि राजा गोपालाचारी का ये फॉर्मूला प्लेबिसाइट करवाना का बिल्कुल सरासर गलत था। मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस में भी मैंने डिस्कस किया है, आगे भी जिन बैचेज में हो रही है वहां डिस्कस करूंगा। आजादी के बाद ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं मद्रास में। राइट, इनके कई लिटरेरी वर्क भी फेमस है जो यहाँ पर मेंशन्ड है। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1954 में, और जो स्वतंत्र पार्टी इन्होंने बनाई थी वो नेहरू जी के सोशलिस्ट पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए थी। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे, सोशलिस्ट पॉलिसी को नहीं। Last but not the least topic is about national monetization pipeline. National monetization pipeline. अब यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर को देख रहे हैं, निर्मला ताई को। ताई क्या बोल रही हैं that the national monetization pipeline 2.0 of 16.72 lakh crore
राइट, मोनेटाइजेशन वुड बी सीन बाय 2030 कि जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 है उसे इतना बड़ा असेट क्रिएट होगा। देखते हैं भाई, पहला नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 1 एनएमपी जो 1 था, उसके भी कुछ अचीवमेंट के डाटा सरकार ने दिया है। जैसे सरकार ने क्या बोला, अंडर द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 1.0 व्हिच कवर्ड द 4 ईयर पीरियड बिटवीन 2021 टू 2024, 89% ऑफ द टारगेट ऑफ रुपीज 6 लाख करोड़ वाज अचीव्ड, कि 89% टारगेट पहली बार में अचीव किया गया था। देखते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 में क्या अचीव किया जाएगा। अब पहला स्टेटमेंट इसके बारे में, इट इज द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस ऑफ अनलॉकिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स। बिल्कुल, सरकार यहाँ पे क्या करती है ना कि जो अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स है, सपोज मान लो कहीं हाईवे बना हुआ है, कहीं पुल बना हुआ है, या बाकी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पब्लिक का है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार उसको क्या करेगी, उसको प्राइवेट एंटिटीज को देगी थोड़े टाइम के लिए, विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, बिना ओनरशिप ट्रांसफर किए। और सरकार प्राइवेट एंटिटी को बोलेगी कि आप यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करो, प्रॉफिट का एक भाग सरकार अपने पास रखेगी, जिससे कि वो अंडर यूटिलाइज या अनयूटिलाइज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से फायदा हो सकेगा, इकोनॉमिक गेन हो सकेगा। सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग वन। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। मतलब ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी। ये ऑप्शंस आपको अच्छे से एग्जाम में पढ़ने हैं। चलिए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात करें तो इसको नीति आयोग ने फ्रेम किया था, राइट। द एपेक्स बॉडी फॉर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इज नीति आयोग, जिसने एसेट मोनेटाइजेशन, कि अगर कोई एक एयरपोर्ट बना हुआ है, एक रेलवे स्टेशन है, एक हाईवे है, एक पुल है, एक फैक्ट्री है, जिससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आ रहा है, सरकार उसको कुछ टाइम के लिए प्राइवेट बॉडीज को देगी। प्राइवेट बॉडीज को बोलेगी कि चलिए आप यहाँ पे अपना तिकड़म भिराइए और प्रॉफिट अर्न कीजिए। प्रॉफिट का एक हिस्सा सरकार अपने पास रखेगी, इससे वो अंडर यूटिलाइज प्रोजेक्ट से भी का भी इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन होगा। हालांकि इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि जब ये काम प्राइवेट बॉडीज कर सकती है तो सरकार क्या करने के लिए है, सिर्फ नाराज ननद स्कीम बनाने के लिए। खैर, चलिए हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो 2.0 था, नेशनल मोनेटाइजेशन 2.0, मतलब पहला जो था वो 2021 में लॉन्च किया गया, 2021-22 से लेकर 24-25 के लिए। इसमें टारगेट जो रखा गया था, इस टारगेट को अच्छा खासा अचीव किया गया, राइट। सॉरी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 1.0 की बात कर रहे हैं। अब 2.0 अभी स्टार्ट किया जा रहा है 2030 को टारगेट में रखकर, है ना। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 1.0 स्टार्ट किया गया था फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, और फिर 24-25 में वो कंप्लीट हुआ, और नेशनल मोनेटाइजेशन 2.0 अब स्टार्ट किया जाएगा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, राइट। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक चीज और याद रखो, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को ना आप अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हो, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पीपीपी मॉडल को एक्सप्लेन करने की बात आए, या क्वेश्चन अगर ऐसा दिया रहे, या आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अंडर यूटिलाइज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह वगैरह, अंडर यूटिलाइज अगर वो है तो उनको, उनसे कैसे प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, राइट। यू कैन यूज दिस डे, आप यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने एयरबस H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर पे दिया था, जो कि फ्रांस के सहयोग से बन रहा है। अब पहला स्टेटमेंट क्या था, क्योंकि अभी फ्रेंच राष्ट्रपति भारत में थे, है ना, दौड़ लगा रहे थे मुंबई में, राइट। भाग मैक्रोन भाग नाम की मूवी बन रही थी। पहला स्टेटमेंट, द फाइनल असेंबली लाइन फॉर द एयरबस H125, इस हेलीकॉप्टर का नाम है, इज बीइंग सेट अप इन महाराष्ट्र। नहीं, सब कुछ महाराष्ट्र में नहीं होता है, महाराष्ट्र के बाहर भी हो रहा है, कर्नाटका में। सो ये स्टेटमेंट गलत। कहाँ पे सेटअप हो रहा है, कर्नाटका में। इट इज द ओनली हेलीकॉप्टर इन द हिस्ट्री टू हैव लैंडेड ऑन द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ये बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है ना, सिंगल इंजन यूज किया जाता है, बट बड़ी अच्छी इसकी कैपेसिटी है। ये एक्सट्रीम एनवायरमेंट लाइक माउंट एवरेस्ट का जो क्या बोलते हैं आपको बेस है, वहां पे कई बहुत एक्सट्रीम एनवायरमेंट रहता है, पर वहां पर भी ये सक्सेसफुली लैंड किया, जिसके वजह से रिलीफ ऑपरेशन में या फिर बाकी वहां पे अगर सपोज सर्वेलियंस की जरूरत पड़े तो इन ऑपरेशन में इसको वहां पर यूज किया गया है। द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। भले ओनली जैसा एक्सट्रीम वर्ड यूज किया गया है, बट फिर भी ये स्टेटमेंट ना पूरी तरह से करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड, द H125 इज अ ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर। ये ट्विन इंजन नहीं है। सबसे पहली बात तो इसके बारे में याद रखना है कि ये कैसा है, ये ना सिंगल इंजन है। दिस इज अ सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर स्पेसिफिकली फॉर मरीन सर्वेलेंस। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि माउंट एवरेस्ट पर ये लैंड कर चुका है, तो सिर्फ मरीन सर्वेलेंस क्यों करेंगे, इससे माउंट एवरेस्ट पर भी सर्वेलेंस करेंगे, मतलब माउंट एवरेस्ट के बजाय बाकी माउंटेनियस रेंजेस पर भी, हाँ, मरीन मेरी टाइम सर्वेलेंस भी करेंगे, कहीं डिजास्टर हुआ, फ्लड हुआ, वहां पर भी सर्वेलेंस करेंगे, अलग अलग रीजन में इसका यूज हो सकेगा। बुझ रहे हो। सो 1 and 3 वर रॉन्ग, करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा, ट्रू ओनली। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था नाइट्रिक ऑक्साइड को लेकर। अब देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट भी है, पर ह्यूमन बॉडी में ना इसका एक मेडिकल यूज भी होता है। क्यों? क्योंकि ये ना ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के काम आता है। याद रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड इज ए पॉल्यूटेंट,
बट साथ ही साथ इट इज ऑल्सो यूज फॉर रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन ब्लड वेसल्स। ठीक है, डॉक्टर्स भी इसको यूज करते हैं। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी भी इसको खुद ही बनाती है ऑटोमेटिकली भी। अगर ऑटोमेटिकली नहीं बना तो डॉक्टर्स भी यूज कर सकते हैं बाहर से इंजेक्ट करके। दूसरा क्या है, इट इज अ कलरलेस गैस दैट कैन बी फॉर्म्ड नेचुरली ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक एंड इज ऑल्सो जनरेटेड एज अ पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट वाला पार्ट तो मैंने बोल ही दिया। ये भी याद रखिएगा कि लाइटनिंग स्ट्राइक से भी नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है। एंड कलरलेस गैस तो है ही भैया, कलरलेस है, पॉल्यूटेंट है, मतलब टॉक्सिक गैस भी होता है। फिर एक और चीज याद रखो, इसके बारे में लिख लेना कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, ये नॉन कंबसिबल है, मतलब खुद ही ये अचानक से जलने नहीं लगेगा। हालांकि ये आग लगाने के काम आता है। आग लगाने के काम मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड कैन बी यूजफुल फॉर कंबसन इन डिफरेंट फ्यूल्स। कि अगर मान लो कोई दूसरा कंबसन, ये तो नॉन कंबसन है ना, नॉन कंबसिव होता है। अगर मान लो कोई दूसरा गैस है जिसमें तेजी से आग पकड़ सकता है, देन नाइट्रिक ऑक्साइड कैन हेल्प देयर, वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड हेल्प कर सकता है। ओके, कलरलेस है, बाकी याद रखिएगा, टॉक्सिक है, पॉल्यूटेंट है, बट फिर भी ह्यूमन बॉडी में यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, बट अलग अलग करेक्ट है। तो अलग अलग करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, डी, दैट बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट बट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों अलग अलग तरीके से करेक्ट थे। ठीक है, अब पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के लिए हो गया सदीर अत्तम के लेकर। सदीर अत्तम ये न्यूज में मेंशन था और इंडिया के कल्चर से रिलेटेड है। कल्चर से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के वेबसाइट पर भी ये टर्म मेंशन है। थोड़ा आपको इसके बारे में गूगल करना है और आंसर बताने की सदीर अट्टम है क्या। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है इंडिया ब्राजील रिलेशन से रिलेटेड। अभी हमने नॉलेज हेरिटेज की बात की, इंडिया ब्राजील के रिलेशंस उससे दूर कहीं और तक जाते हैं। कई चीजों में इंडिया ब्राजील अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, दोनों का आंसर तुम कमेंट सेक्शन में करोगे। बाकी अपनी पढ़ाई, अपना रिवीजन। एक और चीज, एक और नया अपडेट कि यूपीएससी ने अपने फॉर्म फिलिंग का डेट एक्सटेंड कर दिया है। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया था यूपीएससी का, अगर छूट गया है किसी वजह से, आप फॉर्म फिल करके कंप्लीट कर लो। यू स्टिल हैव टाइम, 2 दिन का टाइम या 3 दिन का टाइम एक्सटेंड किया गया है। ओके, सो अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें, रिवीजन करते रहें, जिससे कि सिविल सर्वेंट बनने का आपका जो सपना है वो बिल्कुल पूरा होगा। टेक केयर, टुमारो वी विल मीट अगेन। जय हिंद।